खबर है मैं खुश आमदीद मेरे साथ आरफी बड़ी साहब तैर मलिक साहब और मैं सईद काजी। नाज़रीन, अभी कुछ थोड़ी देर पहले वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ख़िताब किया और मामलात को जो है वो सुलझाने की कोशिश की उन्होंने, मगर ये कौन सी कुव्वतें हैं जो जलती पर जो है वो तेल का काम कर रही हैं और किसके मफाद में है इस तरह की जो है वो ख़राबी जो नज़र आ रही है। इसके साथ हम बात करेंगे शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत का मामला कैसे उलझा। हमारे चैनल ने ये खबर दी थी कि इल्तवा में चला गया है ये मामला, मगर इसके बाद जो दो मुख्तलिफ आरा या फैसले आए उसका क्या सिलसिला अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे। और कोरोना की तीसरी लहर जनूबी एशिया के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बनती चली जा रही है। भट्टी साहब, ये किस बात पे तो अब हम क्या बात कि जो ये आज़ादी इज़हार के नाम पे बेहूदगी होती है और एक मैं समझता हूँ दहशतगर्दी करते हैं, मगर इसका कोई जवाब हमें मुश्तरका तौर पर नहीं देना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कायद साहब, एक तो जो एक हफ्ता लाहौर में आप नबी पाक वसल्लम की ज़ात मुबारक के नाम पर वो नहीं होना चाहिए था। अल्लाह का नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहमतुल आलमीन है, वो तो मोहब्बत का भाईचारे का देते हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज बेहतर रास्ता अपनाया। ये ताकत से मसला हल नहीं होना था, ये मुज़ाकरात से होना था। आज करते 10 साल बाद करते, 20 साल बाद करते। और दूसरा, मैं हैरान हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म के इर्द गिर्द कोई शायद एक दो अच्छे बंदे भी हैं। उन्होंने आज उन्हें ये भी अपने तर्जमानों को कहा कि आप मजहबी इशू पे बात ना करें। ये कल रात से मुज़ाकरात शुरू हो गए थे। कल जब ऑपरेशन किया गया, मेरे ख्याल में वो नहीं किया जाना चाहिए था। ना उस वक़्त वो हंगामा कर रहे थे, ना तोड़फोड़ कर रहे थे। तहम पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ है, एक DSP को हुआ, ये मुज़ाकरात से हल होना था। ये कौन सा आशिक़े रसूल हैं किया फ्रांस में किसी ने, और अपने भाइयों की सरकारी अमलाक को तोड़ फोड़ रहे हैं। लेकिन कई सब इसमें एक चीज़ बड़ी एक्सपोज हुई, भारत हमारा अज़ली दुश्मन और अज़ली रहेगा। उन्होंने तो ऐसा एक पेंट किया हुआ जैसे उन्होंने अपने भारत मीडिया में हुआ कि पाकिस्तान में सिविल नाफरमानी हो गई है, खाना जंगी शुरू हो गई है। और जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि 380 भारतीय जाली ग्रुप फेक अकाउंट से पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे थे और 70% ट्वीट्स जाली थी। तो भाई हमें ये चीज़ें भी तो देखनी है ना। कहीं हम में कोई मीर जाफर तो नहीं आ गए, हमारे अंदर हो या हमारे बाहर हो, दोनों। अंदर ज़्यादा खतरनाक है। वज़ीर-ए-आज़म साहब, आपको पहला किसी ने अक्लमंद फैसला दिया, ये ताकत से मसला हल नहीं। अच्छा भट्टी साहब, मैं सानिया मॉडल टाउन में एक सेकंड, मैं उस वक्त भी लोगों को कह रहा था खुदा का वास्ता गोली ना चलाएं या ये नहीं भागेंगे। तो अब जो वज़ीर-ए-आज़म ने आज रास्ता अख्तियार किया, कल रात से मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। मैं अभी आपसे आके ये पूछूंगा कि वो मुज़ाकरात इस वक्त किस जगह पहुंचे हैं, मगर पहले PM साहब का जो नुक्ता नज़र है वो सुना लें आप। वो जो TLP का जो है जिसकी वजह से वो लोग बाहर निकाल रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो ही मेरा मकसद है, वो मेरी गवर्नमेंट का मकसद है। हम भी उन्हीं की तरह चाहते हैं कि दुनिया में किसी मुल्क में हमारे नबी की शान में गुस्ताखी ना हो, सिर्फ हमारा तरीकाकार फ़र्क है। जी मलिक साहब, मेरा ख्याल है अगर यही टोन अगर खान साहब पहले रखते तो शायद हालात ख़राब ही ना होते। मैं भट्टी साहब से 200% एग्री करता हूँ कि नमूसे रसालत शायद पाकिस्तान में एक वाह चीज़ है जिस पर कोई डिसीजन कोई है ही नहीं। और मेरे ख्याल में आप बताएं, आप मुझे थोड़ा सा इजाज़त दे दें, मैंने कहा था मीडिया पे पाबंदी लगाएं। आज आपको याद आया इंडिया से आप तवक्को करते हैं आपको प्यार करेगा आपकी मुश्किल में। आज मुझे आप बता रहे हैं 70% ट्वीट उनके जैली हैं। उनके ट्वीट को आपने हेल्प किया, जब आपने मेरे मुंह पे हाथ रख दिया, आपने मीडिया को रोक दिया, तो फिर दुश्मन को ही फ़ायदा होना है ना। अगर आपका क्या ख्याल है, आप दोनों मेरे से सीनियर लोग बैठे हैं, ये मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ सोच सकता है, ये मीडिया अपने मुल्क की रियासत के खिलाफ काम कर सकता है। आपने हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, आप पे लगा दी पाबंदी, फ़ायदा इंडिया ने उठा लिया। तो इससे भी सीखें ना आप। यही टोन अगर आप पहले हफ्ते रखते, आपने मीडिया पे पाबंदी लगा दी, पार्टी पे पाबंदी लगा दी, अब आप साउट हुए। अल्लाह करे कि आप सीख जाएं। मैं दोनों को आगे बढ़ना चाहिए। बड़ी साहब, अभी ये जो मुज़ाकरात आप बता रहे हैं, जो अहम बात है, वो इस वक्त कहाँ तक पहुँचे हैं और क्या कोई एग्रीमेंट हो रहा है? इंशाअल्लाह ताला मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। उनको यकीन दहानी कराई गई है कि सफारती सतह पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हुकूमत, और इसमें मैं एस्टेब्लिशमेंट को काबिल तहसीन करता हूँ, उन्होंने PM को मशवरा दिया था ताकत से ये मसला हल नहीं होना, इसको प्यार से करें, मुज़ाकरात से करें। कल का ऑपरेशन इन्होंने गलत किया, नामुनासिब था। अब 3 राउंड हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक कामयाब है। मुझे यकीन है कि बहुत जल्द आप अच्छी खबर सुनेंगे कि तरीके लबैक वाले TLP वाले अपनी कॉल 20 मार्च की वापस ले लेंगे।
क्योंकि उन्हें भी ये समझाया गया है कि सिर्फ एक सवाल, बहुत ज़्यादा आलम दीन उनके पास गए तो आज अच्छा, मुझे क्या सवाल किया उन्होंने उन्होंने? वाकया सुनाया जब जेल में मिल के आए। उन्होंने कहा ये बताएं कि आप जिस मकसद के लिए गए थे वो तो पूरी उम्मत 1.25 अरब मुसलमान इसी मकसद के लिए है। एक रोड ब्लॉक किया हो, आप अपनी वालदा के साथ गाड़ी में हो, 6 किलोमीटर की हो सकता है वो गाड़ी वाला आपसे ज़्यादा आशिक रसूल हो, उसकी माँ मर जाए बीमारी की वजह, रोड ब्लॉक करने की वजह से। उस पर सुना रिजवी साहब ने भी कहा है कि मैंने अपनी शूरा और तमाम कारकुनों को कहा है कि रोड ब्लॉक नहीं करना, एमिकेबली घर जाए। बहुत पॉजिटिव बात है, पॉजिटिव है दोनों तरफ से, अब हुकूमत की तरफ से भी। लेकिन और इसके दौरान पीएम साहब ने जो नुकसान हुआ है उसका जिक्र किया, वो भी उसका जरा कर दें ताकि हम आइंदा कुछ इससे सीख सकें, अगर सीख सकें तो। अब तक 40 पुलिस की गाड़ियों को जला दिया गया, लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर कई लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, 4 पुलिस वाले शहीद हुए हैं, 800 से ज्यादा पुलिस वाले जख्मी हुए हैं, 50 मुसलमान मुल्क हैं, कोई भी इस तरह नहीं कर रहा, कोई वहां कहीं मुजाहरे नहीं हुए, वो भी नहीं कह रहे कि एम्बेसडर को वापस भेजो। ये तो एक बड़ा सैड है, सॉरी सिचुएशन है ना जो सॉरी सिचुएशन है। मेरे ख्याल खान साहब को एक मजीद पुलिस बनानी चाहिए जो पुलिस की हिफाजत करे। ये बिल्कुल उन्होंने सही कहा, अगर किसी पुलिस के 800 लोग ज़ख्मी हो जाए तो फिर यार ये रियासत है, खुदा का खौफ खाओ। 1947 से मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ ना, तुमने अपनी हिफाजत नहीं कर सकते। मैं इस वाक़े की तरफ नहीं आ रहा, मैं सिंपल एक बात कर रहा हूँ गवर्नेंस की, ट्रेनिंग की, पुलिस की। ये पुलिस तो साबित हो गया कि ये इस तरह की चीज़ें मैनेज नहीं कर सकती। ये तो खान साहब के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है। 800 बंदे, यार नाम ले, आप पूरी दुनिया की तारीख दे लें, 3 दिन के हंगामों में कहीं 800 बंदा जख्मी हुआ है। मुझे मलिक साहब ये कोई ऐसी बात तो नहीं है, अभी चंद महीने पहले की बात है, 4 बंदे मरे वाशिंगटन डीसी में, उनके हाउस में घुस के उन्होंने जूते रख दिए उन टेबलों पे जो बड़े मुकद्दस थे। पुलिस वाले इंडिया अमेरिका की पुलिस को फारग कर दें। नहीं, ये साबित हो गया हमारी पुलिस की ट्रेनिंग ही नहीं है बेचारे। यार अगर अमेरिका की पुलिस की ट्रेनिंग नहीं है तो फिर हमारी कहां से होगी? मुझे कौन प्रोटेक्ट करेगा? मैं तो यही तो कह रहा हूं कि वहां पे 200 शहरों में कर्फ्यू लगा, 200, यहाँ तो एक तहसील बंद नहीं जाती। मैं गुजारिश है, मॉब पे ताकत से काबू नहीं पाया जा सकता। स्केच बने आप नबी वसल्लम पे, मुझे याद है 2006 या 7 की बात है, मैं माल रोड पे था, मेरे सामने बैठ खड़े 5-6 बैंक लूट लिए गए, शहजान KFC को आग लगा दी माल रोड पे मैं पूरा दिन वहां रात 7 बजे तक रहा, हमारा PUA का वहां ऑफिस था। गुजारिश ये है कि ये पहले ही मुज़ाकरात की डायरेक्शन पे जाना चाहिए था। हाँ, जिन्होंने तोड़फोड़ की, जलाओ गिराओ किया, गलत किया कर उनको, लेकिन वज़ीर आज़म को मेरा ख्याल है दूसरे दिन ही आके इस तरह जो आज एतमाद में लिया था को उनको लेना चाहिए था। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब ने एक और बड़ी मलिक साहब अहम बात की है कि इस सिचुएशन को ख़राब करने से फ़ायदा किसका हो सकता है, ये उनकी राय है। मैं ज़रा सुनिएगा। अभी तक हमने जो 4 लाख ट्वीट्स को एनालाइज किया, उनमें से 70% फेक अकाउंट से थी। मसलन प्रोपेगेंडा, जिस तरह यूरोपियन यूनियन की डिसइंफॉर्मेशन लैब ने जब बताया कि हिंदुस्तान की कुछ 600 साइट्स हैं, फेक साइट्स, मीडिया साइट्स, जिससे वो फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो यहाँ भी हमें पता चला कि 380 इंडिया के ग्रुप थे जो कि व्हाट्सएप से फेक न्यूज चला रहे थे कि सिविल वॉर हो गई पाकिस्तान में। तो अच्छा, अब पॉलिटिकल पार्टीज का भी उन्होंने जिक्र किया है पीएम साहब ने, जरा दिखाएं वो क्या कह रहे हैं। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वही JUI जो फजल रहमान की पार्टी, वो भी बीच में शामिल हो गई कि किसी तरह गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करें, मुल्क को नुकसान पहुंचाएं। साथ वो नून लीग। अब इनसे मैं पूछता हूं कि जब ये सलमान रुश्दी ने किताब लिखी थी तो नवाज शरीफ तो पहली दफा प्राइम मिनिस्टर बने थे, कितनी उन्होंने स्टेटमेंट्स दी थी, तो आज इनके साथ मिल गए हैं सिर्फ इंतशार फैलाने के लिए। तो ये ऐसी बात है मलिक साहब कि हम तलाश करते हैं कोई मौका, मुल्क जिधर मर्जी जाए। काजी साहब, मैं कसम से कोई इस तरह नहीं चाह रहा कि कोई लड़ाई झगड़ा हो। मैं अप्रिशिएट करता हूँ मेरे प्राइम मिनिस्टर, आई रिस्पेक्ट इमरान खान, और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ वो निगोशिएशन पे जा रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है, और मैं अपने मुल्क में ये गंद नहीं देखना चाह रहा। मगर थोड़ा सा आपको ये भी तो अपना भी तो पास याद करना चाहिए ना। आपको याद है कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कहा था कि मेरा दिल करता है मैं धरने में चला जाऊँ, लब बैक का जब 2000 जब पहले गए थे कर। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमें कहीं ना एक असूल परस्ती लानी पड़ेगी। मतलब अगर हमने माजी में वो सारा कुछ किया हो, जब इस मुल्क में वज़ीर दाखिला जब एहसन इकबाल था उसको भी तो गोली लगी थी ना,
तो कहने का मतलब है कि अगर हम इस तरह डुअल, सब के लिए मैं कह रहा हूँ, अगर अपोजिशन कल को हुकूमत में चली जाए और वो इस तरह की पॉलिसी ले ले, या आज की हुकूमत कल अपोजिशन में जाके हुकूमत के खिलाफ हो जाए, हम सबको सीखना है। मेरी राय है कि ये वन साइडेड नहीं होगा। आपकी बात ठीक है ये, लेकिन ये है कि जो भी करे गलत है साहब, मैं यही कह रहा हूँ भट्टी साहब, जो भी करे गलत है यार। कोई आशिक रसूल कानून किसी दूसरे मुसलमान को मार ही नहीं सकता। मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। एक नाहक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। लेकिन मेरा ख्याल है काजी साहब, ये आप शायद इस पे इख्तलाफ करें, अगर मोहतरम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के पास कोई नून लीग के बारे में बहुत ज़्यादा एविडेंस नहीं थे तो उनको नून लीग का नाम नहीं लेना चाहिए। अगर एविडेंस है तो फिर ठीक है। हम जैसे कह रहे हैं जलाओ गिराओ ठीक नहीं है, किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है, किसी को भी जायज़ नहीं है। लेकिन इस मुल्क का क्या कहें काजी साहब, यहाँ जजों को यरगमाल बना लिया जाता है, मुकदमे आगे नहीं चलते, PIC पे हमले होते हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। एक ही तरीका कानून की हुक्मरानी। अच्छा भट्टी साहब, इसमें एक बात तो ये है कि हम जो जिस तरह PM साहब ने कहा है कि हमारे मकसद में तो कोई फ़र्क नहीं है, जो मकसद TLP का है वो सबका यही मकसद है। मगर आप ये नहीं समझते, बारी बारी बताइएगा मुझे, कि यहाँ पे आपने 3-3.5 करोड़ बच्चों को स्कूलों से बाहर रखा हुआ है। 65% यूथ है जिसके बारे में हमारी राय ये है कि नौकरियाँ आप पे लब लो, साढ़े को तो कोई नहीं ने, ठीक है। इसी तरीके से बहुत अच्छे मदरसे हैं, यकीनन बहुत उसमें अच्छा काम हो रहा है, वो भी एक NGOs की तरह ही काम करते हैं। सरकार किधर है भट्टी साहब? मुझे ये बताएं कि अगर आप अपनी आबादियों को केटर नहीं करते, अपने घर के लान में आप कतर उसको खूबसूरत नहीं बनाएंगे तो बिच्चो खबल हम कहते हैं ना, जड़ी बूटियां निकलेंगी। काजी साहब, अदब एहतराम से यहाँ जिन्होंने कानून हाथ में लिया, TLP जिसने भी लिया गलत किया, लेकिन जिन्होंने मुआहदा किया, क्यों एग्रीमेंट किया कि हम फ्रांस के सफीर को भेज देंगे, गलत किया, नहीं कर सकते, गलत किया, उनके किए कि नुकसान हम उठा रहे हैं। हाँ बिल्कुल यार, एक काम आप नहीं कर सकते। जैसे आज वज़ीर आज़म ने समझाया, भाई एक इस तरह कोई भी मुल्क करेगा, गुस्ताखी करेगा तो उसका रिएक्शन ये आएगा। तो ये मुआहदा करने वालों से भी तो बात पुरस होनी चाहिए ना। भाई आपने वो एग्रीमेंट क्यों किया जो पूरा नहीं कर सकते थे? उनमें से नेगोशिएशन करते, लंबी गुफ्तगू करते, 10-10 नशिस्तें। ये बात जो आज हमारे साथ उन्होंने की है, उनको बताते कि यार हम एक दुनिया में रहते हैं, हम खला में नहीं रहते, ठीक है। हम ये एक्शन कर सकते हैं, ये हम आपके साथ करेंगे, इन फोरम पे ये चीज़ों को उठाएंगे तो बात हो। मेरा ख्याल है उन दोनों वज़रा से भी बात पुरस होनी चाहिए कि उन्होंने वो एग्रीमेंट क्यों किया। जान की मान पाओ ना, हम पुराने साफ़ी हमने देखा, हमारी हुकूमतों का ख्याल होता है कि डंग टपो, वक्त पास कर लो, बस मुआहदा कर लो। मैं समझ हमें ये इस तरह की अब ये अदात छोड़ देनी चाहिए। हमें तब भी पता था कि आप फ्रांस के सफ़ीर को नहीं निकाल सकते। आप मुझे ईमानदारी से बताएं, आप हम एक साफ़ी है ना, हम लोग हैं, आप मानते थे तब जब पता आपको चला था ये हो जाएगा, तो फिर नहीं ना करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, मैं वज़ीर आज़म की 95% गुफ्तगू आज बहुत बेहतर थी, लेकिन ये अक्सर कहते हैं मैं मगरिब को सबसे ज़्यादा जानता हूँ। नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी जानते हैं, सब भी जानते हैं। ये मैं अच्छी बात नहीं है। अल्लाह का हुक्म है, जिस शख्स में आजिज़ी नहीं, मैं उसे आजिज़ कर देता हूँ। मैं थोड़ा सा कम इस्तेमाल करें, ये मेरी ज़ाती राय है, बाकी आप जितनी मर्जी करें। मैं सब जानता हूँ, मैं वो भाई सारी दुनिया ही जानती है। हुक्मरानी करें, ये एमिकेबली मसला हल करें। आप बकौल आपके इकानमी ऊपर जा रही है, लेके जाएँ। इस इशू को जल्द से जल्द ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि इसमें वज़ीर आज़म कह रहे हैं मेरा भी मकसद वही है, उनका भी। उनका तरीक़ाकार गलत है, जिनका तरीका गलत है उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इसके साथ जिन्होंने वादे गलत एग्रीमेंट किया है उनसे भी बात पुरस होनी चाहिए। ये मेरी राय है, लेकिन आप ज़्यादा मोतबर राय है आपकी। नहीं भट्टी साहब, मैं तो यही समझता हूँ, अमन व अमान होना चाहिए, हर किसी की जान और माल की हिफाजत है होनी चाहिए, और वो रियासत का फ़र्ज़ भी है। मगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं, और मेरे ख्याल में वो इसलिए हो रही हैं कि हुकूमतों ने अपने अवाम, अपने बच्चों की देखभाल छोड़ दी है। देखिए ना मलिक साहब, आप मुझे बताएं, 28,000 बच्चे हमारे जो हैं वो मदारस में पढ़ रहे हैं, उनका कुछ तो आप सिलसिला 28 लाख। भट्टी साहब, तो काजी साहब, मैं ईमानदारी से समझता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने रहम किया ना पूरी दुनिया के 200 मुल्कों में, पाकिस्तान पे किया, आप कोई मुल्क मुझे दुनिया का मुल्क दिखा दें जिसकी 60% ज़्यादा पॉपुलेशन नौजवान है। ये एसेट है, ये आपको अल्लाह ताला का एक इनाम है, नेमत है। आपको यंग लोग मिले हैं, उनमें ब्लड है, उनमें एनर्जी है, उनको कुछ आप उनके लिए सोचें। आपने बिल्कुल इसका एनालिसिस गलत कर रहे हैं कि ये, मैं नहीं कह रहा कि ये इशू, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये एक ऐसा मसला है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान का ये मसला नहीं है। आप पॉलिटिकली, आप समाज को देखे बगैर, बेरोज़गारी को देखे बगैर, महंगाई को देखे बगैर, ये नौजवानों से इंटरव्यू करें हैं, वो क्या करते हैं? इनके पास कोई होप है, कोई IT का फ़न है, ये अपने घरों में खाना ले जा सकते हैं, ये अपने लिए कोई रोज़गार का सोच सकते हैं। आगे 1.5 साल से कोरोना आपको खा रहा है, ऊपर से आपने फिर हड़तालें शुरू कर दी हैं। आप ज़रा सोचें कि आप क्या कर रहे हैं। आप लोगों का जो पेट,
कौन सा इस्लाम है? इस्लाम में बच्चों के लिए कमाना एक जहाद है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये इस्लाम की जिम्मेदारी है। मैं अगर बेटे बच्चे मैंने पैदा किए हैं, मैंने उनका रिज़्क कमाना, ये मुसलमान की ड्यूटी है, तो आप मुझे सही रास्ते पे लगाए ना इधर लेके जाए। तो बड़ी साहब ये तो फिर पूरा निज़ाम बदलना पड़ेगा जिस तरह ये कह रहे हैं। उनका सब किसी भी सूरत में किसी मुसलमान की जानो माल को नुकसान पहुँचाने का हक है ही नहीं। यकीनन बेरोज़गारी है, महंगाई है, बच्चे स्कूल, ये कड़वे सच है, इसमें दो हकीकत कोई झूठ है ही नहीं। हुकूमत भी बाज़ जगहों पे मेरा ख्याल है पीएम को बड़ा मिसगाइड किया जाता है। अब सारी दुकानें बंद करा दी, होटल बंद करा दिए, बारबेक्यू को बंद करा दी। अब मुझे एक बच्चा था, ये आउटडोर भी ना होटलिंग इन्होंने बंद करा दिया। उससे कह रहा है लाहौर में ही 20-25 हज़ार से ज़्यादा नौजवान बेरोज़गार हो गए। और पीएम साहब आप अपनी इंतज़ामिया को समझाएं यार, SOP पर अमल कराएं, लोगों को रोज़ी ना छीने। पहले 50 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर थे, जो जैसे आप कर रहे हैं ये 2 करोड़ बच्चे आ जाएंगे मजीद साल में। तो आज जो हड़ताल होगी इसका कोई जवाब बनता है? सोचना चाहिए ना कि आखिर आप खुद ही कह रहे थे मुकम्मल लॉकडाउन नहीं करूंगा, तो लॉकडाउन कर भी दिया। मुझे देखें ये जो इन्होंने बात की, और मैं आप दोनों की बात को सिर्फ एक फिक्र में कि जब 1% बच्चे मसला बन जाए रियासत का, जो 7 स्टार स्कूलों में पढ़ते हैं, 1% मरीज मसला हो रियासत का जिनका इलाज हो सकता है, जब आपने सारा छोड़ दिया है और कहा जी हुकूमत का काम ही नहीं है, हुकूमत ने तो इनको रेगुलेट करना है, और रेगुलेट जिस तरह कर रहे हैं वो भी हम देख रहे हैं। अच्छा कायद साहब, फिर मैं एक बात कह के ना मलक साहब को देने लगा, फिर आप वज़ीर-ए-आज़म को कहो थोड़ी सी हिम्मत करें। कहते हैं ना मुझे मगरिब बड़ा पता, मगरिब पता होगा यकीनन, चलो हम सारी कौम 20 करोड़ अवाम को कुछ नहीं पता। इन्हें कि आज से प्राइवेट स्कूल सारे बंद करें, प्राइवेट अस्पताल सारे ही बंद करें, तमाम ब्यूरोक्रेट, तमाम पॉलिटिशियन, तमाम अहम शख्सियात सरकारी स्कूलों से पढ़ेंगे, सरकारी अस्पतालों से इलाज कराएंगे। 6 महीने में आपके ये प्राइवेट सरकारी स्कूल और अस्पताल आइडियल ना बन गए तो मुझे पकड़ लेना, क्योंकि 1% लोगों के तो स्कूल ही अलग है, अस्पताल ही अलग है। हमीद लतीफ़ में करोड़ लाख रुपए से कम सैलरी नहीं होता। तफरीक तो आपने पैदा कर दी हुई है माशरे में। तो मलक साहब सही कहते हैं, जब 90% बच्चों स्कूल में नहीं जा सकते, सिर्फ ख्वाहिश कर सकते हैं ये स्कूल है, तो पढ़ नहीं सकते। ये समाजी तफरीक तो मलक साहब बड़ी लिथलो बन रही है। हमारा पाकिस्तान है सबका, मगर इस शहर में बैठे हैं लाहौर में हर लाहौरी को पता है ये 2 शहर हैं, एक नहर के उधर है, एक नहर के इधर है। अच्छा, नहर के उधर आपने इंग्लिश 70% बोलनी है, 30% उर्दू बोलनी है। नहर के इधर आपने 70% पंजाबी बोलनी है, 30% उर्दू बोलना है। ये एक शहर है। ये किसी को एक सवाल मुझे याद आ गया मलक साहब आप दोनों से है, मुझे ये बताएं कि ये नहर की उधर और इधर की जो तकसीम की है, मुझे किसी साहब ने कहा कि जरा पता करें नहर की जो इधर की साइड है, यानी इधर जो गरीब लोगों की साइड है, वहां कितने अस्पताल बने हैं, और जो नहर की उधर की साइड है जहां प्राइवेट है उधर कितने अस्पताल कादी साहब, पाकिस्तान 2 हैं, 1% लोगों का जिनके ये बड़े बड़े अस्पताल हैं, प्राइवेट स्कूल, और एक उनका जिनके स्कूलों की छत ही नहीं है। 15,000 से ज्यादा पंजाब में सरकारी स्कूल है जिनमें छत नहीं है। लातदाद ऐसे हैं जहां वॉशरूम नहीं है, बच्चियों के स्कूल, लड़कियों के स्कूल। तो कादी साहब आप कैसे कह सकते हैं एक पाकिस्तान, मैं माफी चाहता हूं, एक बंदा एक अस्पताल प्राइवेट में जाता है, डॉक्टर अस्पताल, वो इलाज कराता है 32 लाख का 1 महीने में। एक पर सरकारी अस्पताल जाता है, वो कहता है डायलिसिस के 1 साल का टाइम है, वो तो मर गया बंदा। तो पाकिस्तान एक कैसे है? नहीं, ये गुमराह ना करे। पाकिस्तान को एक ही बनाना पड़ेगा अगर यहाँ में अमन अमान, और हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे तमाम जो तबकात हैं वो अमन और सुकून से रहें। तो ये भी शायद एक बड़ी वजह है उस बेचैनी की जो मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात में डलती है, जो कि बड़े अफसोसनाक वाक़यात होते हैं। हाज़िर होते हैं एक ब्रेक के बाद, और फिर बात करेंगे ये शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत का मामला क्या हुआ, और ये अब किस तरफ जा रहा है, और उसके साथ कोरोना किस तरीके से एक डेवस्टेट कर रहा है आबादियों को। अल्लाह में महफूज रखे। ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। को एक पेटिशन थी शहबाज शरीफ साहब की, जिसमें 2 रुकनी बेंच ने मामला देखना था, उसमें कुछ थोड़ी सी डिले हुआ है भट्टी साहब। तो भट्टी साहब मैं वो यानी जो फाजिल जज साहब का डिसेंटिंग नोट है उसको पढ़ दूं या आपके इल्म में है? थोड़ा सा पढ़ देना, मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ कि ये हैं जना ये जस्टिस हैं अपना डोगर असजद साहब। उनका कहना है कि आई हैव द प्रिविलेज टू गो थ्रू ऑर्डर डेटेड 14/4/2021 रेंडेड बाय माय लर्नड ब्रदर सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर हु हैज़ ग्रांटेड बेल टू द पेटिशनर
With great respect, I disagree with the observations, reasoning and conclusion handed down by my learned brother with my dissenting order. It is shocking for me to observe. क्या क्या दोबारा जरा पढ़िए, क्या फरमा रहे हैं? It is shocking for me. It is shocking for me. मुझे इसका तर्जुमा नहीं आता, जरा रहनुमाई भी कर दें। ज़ाहिर है शॉकिंग मेरे लिए एक सदमे की बात है या इस तरह आई वाज सरप्राइज्ड कह लें। It is shocking for me to observe here that it has been mentioned in the beginning paragraph of the said order that unanimous order qua grant of bail to the petitioner was announced, which is against the ground reality. यानी ये उन्होंने डिसएग्री किया है। जरा समरी कर दें इसकी। मैं इस पर थोड़ा सा अर्ज इनको करने दें। ये हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर के शहजाद हुसैन भट्ट साहब ने खबर ब्रेक की थी, मैं उनको मुबारक देता हूँ, मेरे ख्याल में बढ़िया। पहले दिन जब आया था तो इतला यही थी। इस सिलसिले में मैंने इत्तेजाद अहसन साहब से बात की, अली जफर साहब से की और आला 2 रिटायर्ड जज साहबान से की। वो कह रहे थे पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा हुआ ही नहीं। ये हुआ ये कि दोनों मोहतरम जज साहब सरफराज डोगर साहब और असद साहब का बेंच था। उन्होंने जो बयान बाद में लिखा, जो 3 दिन बाद आया, उन्होंने कहा मैंने तो उधर ही रिजेक्ट कर दी थी। वो अंदर गए, शहबाज गिल साहब हमारे दोस्त ने ट्वीट भी किया कि ये वाहद फैसला था जो पीएन ने आके अनाउंस किया। उन्होंने कहा कि मैंने तो कोर्ट में ये अर्ज कर दी थी कि ये जमानत नहीं बनती मेरिट पे, और अंदर जब गए थे उधर भी कह दी थी। जब मुझे कागज भेजा गया तो उन्होंने कहा मेरी मुशावरत से बेल है, जबकि नहीं है। इसमें आईनी माहिरीन तो बहुत कुछ और कहते हैं कि ये, लेकिन मौजूद जज साहबान है, ये पहले दिन से इख्तलाफ था बहुत ज़्यादा। इन्होंने नून लीग ने इसको इशू बनाने की कोशिश की। असद साहब ने जाते सारी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, सॉरी लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साहब को भी बता दिया कि जनाब ये बेल नहीं बनती, मैंने रिजेक्ट किया है। मोहतरम की काबिल एहतराम जज साहब सरफराज डोगर साहब ने इसे कहा मुतफिका तौर पे, जबकि ये बेल नहीं बनती। उन्होंने कहा ये मुतफिका नहीं है, बल्कि उनका डिसेंडिंग नोट भी आया और एक उन्होंने भी राय भी दी। तो क्या हुआ है अब 3 लोग और बने हैं। अब कुछ लोग आईनी माहिरीन कह रहे थे कि शायद इसमें कुछ और इशू भी हो सकता है, लेकिन अब सुना है कि चीफ जस्टिस साहब मोहतरम ने 3 साहिबान बाकर नजवी साहब और 2 और जज साहिबान का एक बना दिया है जिनके पास ये केस जाएगा। जबकि वो कह रहे हैं हिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम हुआ है। इख्तलाफी नोट अक्सर लिखा जाता है, आप सीनियर जज हैं, ये जूनियर जज लिखता है, लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि सीनियर जज कहे कि मैंने अपने जूनियर जज की राय से मुतफिका ये फैसला दे रहा हूँ, और दूसरा वो तरदीद वो उसकी कहे नहीं जी मैं इसके हक में नहीं था। लेकिन ये अब मोहतरम चीफ जस्टिस साहब काबिल एहतराम ने 3 रुकनी बेंच के पास भेज दिया, अब फैसला वो करेंगे। जी मलिक साहब, यू हैव एनीथिंग टू ऐड टू इट? नहीं, कोई नहीं, बहरहाल अच्छी बात है। 21 को उनकी होनी है समाज, ये 3 रुकनी एक नया बेंच बन गया। देखिए वो क्या इसको रीडिफाइन करेंगे। ये जो मतलब अब क्योंकि 1-1 हो गया ना, अब ये जिस तरह इन्होंने बताया बाकर नजवी साहब उसके चीफ हैं और जस्टिस नीलम है, जस्टिस अपना शहबाज है, अब वो फैसला करेंगे। अब अदालत में हम तो नहीं बोल सकते, वी मस्ट हैव फेथ इन आवर कोर्ट्स एंड सिस्टम। मगर आम आदमी के लिए बड़ा शॉकिंग हुआ है। मैं एक बात जरूर करूँ, आम आदमी, मैं लीगल बात नहीं कर रहा, आम आदमी को समझ नहीं कि ये हमारी अदालतों में क्या हुआ। आम आदमी को समझ नहीं। उमूमन मोहतरम जज साहिबान हमसे बहुत ज़्यादा कानून जानते हैं, हमारे लिए तो काबिल सलूट है। जज साहब बैठे ही उधर अदालत में ही बेल ग्रांटेड कह देते हैं, लेकिन ये चले गए अंदर और किसी और साहब ने आके बेल अनाउंस की, और उसके बाद उन्होंने जब असद साहब को भेजा तो उन्होंने ये इख्तलाफी नोट लिख दिया। अच्छा भट्टी साहब, एक और जो मुबैना थ्रेट गवर्नमेंट के लिए बन रही है वो फिर जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप है, तो क्या वो रीग्रुप हो रहे हैं या क्या मामला है? देखें, मुझसे पूछेंगे तो अगर इमरान खान साहब ने जहांगीर तरीन साहब के साथ टैकल ना किया तो कल 20 कब है, बस कल अगली खबर दे दूं, बहुत संजीदगी से जहांगीर तरीन साहब के 35 से 40 लोग सोच रहे हैं कि वो अगर हुकूमत बाज नहीं आती, वजीर आज़म उन्हें टाइम नहीं देते, बजट से कुछ दिन पहले वो रिजाइन कर दें। ये मुशावरत शुरू हो गई है, अभी फैसला नहीं। जहांगीर तरीन साहब रोक रहे हैं उनको कुछ। राजा रियाज साहब ने ये खुद भी कहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब हमारी सिर्फ बात सुन लें, हम आप तक फैक्ट्स बताना चाह रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बेहतर समझते हैं। अब उन्होंने फैसला किया है कि बजट से चंद दिन पहले ये सब रिजाइन दे देंगे। अभी फैसला सॉरी नहीं हुआ, मुशावरत शुरू हो गई और उनके
40 में से कमो बेशतर 23 लोगों का ये मुतफिका फैसला है कि हमें रिजाइन दे देना चाहिए। वैसे भी अब वजीर आजम पे डिपेंड करता है, वो बुला के इनसे मामला तय कर लें, प्राइम CM सब कर लें। एक टेक्निकल चीज़ मैं बता दूं, जो बजट का इजलास होता है उसमें मेजॉरिटी होती है, जितने लोग बैठे हैं ना उसमें मेजॉरिटी जो कह देगी बजट मंजूर है, पहली बात। दूसरी बात है, अगर कोई भी हुकूमत बजट ना मंजूर कराए तो टेक्निकली अदम एतमाद है। अब इंटरेस्टिंगली क्या है, अगर ये 40 लोग उस दिन ना जाए, मतलब ये तो भट्टी साहब ने आपको खबर दिया, मैं इनसे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, मैं वैसे आपको एक टेक्निकल चीज़ समझा रहा हूँ। अगर ये 40 लोग पंजाब असेंबली में या वहाँ ना जाएं तो अपोजिशन की तादाद ज़्यादा हो जाए, और जब काउंटिंग होगी तो इसका मतलब आप समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं, मुमकिन है कि देखिए वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब भी नाराज अरकान से रब्ता कर रहे हैं। 23 लोग हैं और भट्टी साहब, आप गिन लें, फर्क पड़ नहीं, जाएगा साहब। पड़ चुका है वो तो 164 है ना नून के। 12-13 लोगों से मेरी बात भी हो चुकी है। सिर्फ मेरी अर्ज है, ये लोग सिर्फ उस दिन नाना चाहें ये असेंबली में, सिर्फ तो गुजारिश है कि उस्मान बुज़दार साहब भी, और मेरा ख्याल है एक ब्रिज बन गया है जहांगीर तरीन साहब और इमरान खान साहब के दरमियान। लेकिन ये इमरान खान साहब ने फैसला करना है, वो मिलते हैं नहीं मिलते हैं। सुना किसी गवर्नर का नाम आ रहा है, सही आ रहा है? हालात अच्छे नहीं हैं। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ, आज तक कल रात जो हुआ है 20 तारीख को जहांगीर साहब तरीन साहब के घर होगा। 23 लोग रिजाइन देने पे बाजिद हैं जिन्हें जहांगीर तरीन साहब रोक रहे हैं। अब वो क्योंकि बार बार प्राइम मिनिस्टर से टाइम मांग रहे हैं कि हमें टाइम दे दिया जाए, हम उन तक गुजारिशात पहुंचा देते हैं, हमें फेवर ना करें। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर मोहर तस्दीक सख्त हो जाए कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, कोई रॉन्ग डूइंग नहीं हुई, तो पाकिस्तान की जमहूरियत जिंदाबाद रहेगी। यही बात देखिए, पाकिस्तान की जमहूरियत बनती इसीलिए। आप अगर मुंतहिब एक सजा याफ्ता मुजरम को लंदन भेज दे और कहें मेरा सदाबहार कायद है, उधर ठीक है। आप आसफ अली जरदारी के खरबों रुपए के आपका ही नैब रेफरेंस बनाए, मैं ना बनाऊं, अचानक वो केस बंद हो जाए तो जमहूरियत मजबूत होगी। मैं ये कह रहा हूं कि जो सियासी अमनो अमान के लिए जरूरी है कि केस बंद हो जाएं। थोड़ा सा मुझे भी एक, हाँ जी, यहाँ दुनिया में कभी इस तरह हुआ कि एक वजीर खजाना का उम्मीदवार हो वो कि जी पहले मेरे नैब के केस खत्म करो फिर मैं वजीर बनूंगा, कभी हुआ इस तरह? आपने अपना कंडक्ट भी तो देखना, कोई बंदा बचा है नैब के नैब का हुकूमत से क्या, कोई आप ही सीधा काम कर लेते ना भाई, नैब का हुकूमत जो गवर्नमेंट में आता है वारदात करने आता है। मतलब गुजारिश ये है कि आने वाले हालात वजीर आजम साहब को फूक फूक के चलना चाहिए, किसी को भी एनआरओ नहीं देना चाहिए। इस बात में वजीर आजम की बात 100% ठीक है। एहतसाब कराची बोर्ड होगा तो पंडित साहब, आज मैं एक फ़कीर बात कर दूं, आप एनालिस्ट हैं, मैं तो मामूली साहब एक एंकर हूं। मैं एक अर्ज कर दूं, इस निज़ाम में कोई एहतसाब नहीं हो सकता। ये निज़ाम बना ही नहीं है बड़ी फिश को पकड़ने के लिए। इस निज़ाम में बड़ी फिश को हाथ डालेंगे तो तख्त के पाए हिलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा काई साहब, आपने दिया ना, तो आप तो वैसे रस्मन फकीर है, मैं हकीकतन 3 साल से हिसाब नहीं, मैं हकीकतन फकीर हूं। अगर इस मुल्क में एक ही बार ना होता, अंदर होंगे सारे। साहब कराची बोर्ड एहतसाब ना हुआ तो अनारकी 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 आ जाए। इस सिस्टम में जान ही नहीं है, छोड़ें तो बस ठीक है, फिर इंजाम वही है। अच्छा यार, काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से आप अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, आज कुछ मुकालमों में कुछ थोड़ी बड़ा काजी साहब वो बड़ा यहाँ तक हो गया कि उन्होंने जब जोर जरा आवाज उनके ऊपर गई तो जस्टिस साहब ने कहा कि आप अपनी आवाज जरा कंट्रोल करें। ये किसने कहा? ये अपना जस्टिस अताब दयाल साहब ने कहा। तो जस्टिस काजी फाइज ने कहा कि मैं आई एम सॉरी, मैं जज्बाती हो गया हूँ, मैं जरा जो उनकी कैफियत है, उनको 2 साल हो गया मैं जज्बाती हूँ। उन्होंने बड़ी सख्त बातें की हैं। उन्होंने कहा मेरी मिसेस की तौहीन की गई है, और वो वज़ीर कानून जो पाकिस्तान के फ़रोग नसीम पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने पाकिस्तान की सारी ख़वातीन की उनको बेइज्जती किया। उन्होंने ये भी कहा कि इस केस में मेरे ख़िलाफ़ जो जानबूझ इसको डिले किया जा रहा है, फिर झूठ बोला जा रहा है। अब ये चीफ ये आपसे एक जज कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। आपसे सवाल है इस सिस्टम पे तो उन्होंने उंगली खड़ी कर दी। एक आपसे सवाल है, अपेक्स फोरम है सुप्रीम कोर्ट, इससे बड़ा अपेक्स खत्म, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर को चाहे तो घर भेज दे, ऐसे ही है। किसी बड़े अहदेदार को घर भेज सकते हैं। यार एक मनी ट्रेल दिखा दें हमें, रब दा वास्ता जो बंद कर दो। हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहब है और मुझे पूरा यकीन है नो रॉन्ग डूइंग वाज डन बाय हिम, मैं मान लेता हूं। अच्छा, वो कहते हैं मैंने दे दी है, आखिरी बात वो कह रहे हैं मैंने दी हुई है। ये बात यार सामने करके केस खत्म करें। काजी साहब, मैं अदब एहतराम और मलक साहब, मैंने पूरी जिंदगी में सुप्रीम कोर्ट में इस तरह किसी भी सिटिंग जज को इस तरह गुफ्तगू करते हुए नहीं सुना। वो जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, सुन भी हमारे मौजूद जज से मान रहे हैं, उससे ज्यादा ना हमें कानून आता है ना ABC आती है। लेकिन अदालतों में गुफ्तगू करने का एक डेकोरम होता है, ऊंची नहीं बोल। भट्टी साहब, मैंने आपको खबर दी है, फैक्ट बताया कि उनको कहा गया आवाज नीचे रखें। अगर ये कह रहे हैं मीडिया ट्रायल हो रहा है तो हमसे तो 50 साल से जुल्म हो रहा है। हम किस अदालत में जाएं? हम तो सिर्फ रब की अदालत में जाते हैं भाई। ये हुक्मरान इतने जालिम है, ये इंसान। अच्छा,
आखिरी खबर देता चलूँ, फवाद चौधरी हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा था हुकूमत चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर लाहौर को धमकी दी थी राना सनाउल्लाह साहब ने, वो भी हमारे दोस्त है, कि हम वो तुम्हारे और तुमने बच्चों ने भी रहना है, हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। फवाद चौधरी एक अहम तरीन अफसर नून लीग के पास चलेगा, जनाब मैं तुम्हारे खिलाफ कोई दरखास्त नहीं देनी हो, जो फवाद चौधरी जाने तुसी जानो, हम नहीं आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रहे। ये हुकूमत की रीट है। एक छोटी सी वैसे एक छोटी सी हुकूमत अगर इनसे डर गई है ना तो घर चला भाई जाएगा। अफसर डर गया है, एक अहम अफसर गया है। खबर आपको देने लगा हूं। नून लीग के आज पास आपके सीएम ने 11 अपने महकमों को लिखा है, ब्यूरोक्रेटों को लिखा है कि उन्होंने तरक्याती काम ही नहीं किए। ये हाल है आपके पंजाब का। 11 महकमों को आज उन्होंने तंबीह दिया, धमकी दी है कि यार खुदा के वास्ते कोई डेवलपमेंट करो, कोई काम ही नहीं कर रहा। एक ब्रेक की तरफ हमने मलिक साहब जाना है और बहुत सी खबरें हैं जिसमें आज आपने दवाइयों के हवाले से भी बात करी है, मगर हम कोरोना के हवाले से बात करेंगे। एक तरफ कोरोना पूरे साउथ एशिया को रोंद रहा है और हम क्या कर रहे हैं और कहाँ बैठे और क्या गुफ्तगू हो रही है और हमारे क्या मसाइल हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। बट साहब, ये साउथ एशिया में कोरोना बड़ी खौफनाक तरीके से फैल रहा है और इंडिया बड़ा विक्टिम बन रहा है। लाखों लोग रोज़ाना पॉजिटिव आ रहे हैं उनके टेस्ट। और एक और जो खबर आई है वो ये है कि उसमें उन्होंने जो उनके शमशान घाट हैं जहाँ पर वो क्रीमेट करते हैं, उनकी दीवारें उन्होंने ऊंची कर दी हैं कि नज़र ना आए कितने लोगों, अल्लाह ताला उनको भी बचाए। हम किसी की तकलीफ़ में खुश होने वाले लोग नहीं हैं। तो ये मेरा सवाल ये है कि यार ये चीज़ें थी लड़ने की। यार इस पे हमारी सियासी और मजहबी जमातों को एक होना चाहिए था। ये वबा पूरी दुनिया में आई है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तो फिर बहुत कम है, लेकिन इस वबा से लड़ने के लिए आपको माशी खुशहाली चाहिए, तरक्की चाहिए। अभी टिकट चल रहे थे वेंटिलेटर पे, जो है ना ये सारे ही ख़त्म हो गए। ये मेयो हॉस्पिटल के जो वेंटिलेटर्स हैं वो 78 ख़त्म हो गए। तो ये गुजारिश ये है कि पाकिस्तान को बचाने के लिए हमें, अल्लाह को तो मानते हैं, अल्लाह की भी माननी होगी। मेरी तो एक ही राय है, ये वबा आई है, इससे लड़ें, लेकिन इसको जुल्म का निशान ना बनाएं, इसके साथ मुकाबला करें और इस पे बेजा सख्तियाँ ना करें। और हमें सबको मैक्सिमम एहतियाती तदाबीर अपनाना चाहिए। और आखिरी, अगर आप वज़ीर आज़म साहब को एक मशवरा दे दूँ, आप माइंड तो नहीं करते? नहीं, बेशक, क्योंकि आप मरते हैं। वज़ीर आज़म मोहतरम इमरान खान साहब IB की रिपोर्टों पे कम इंसार करें, आपको मिसगाइड किया जाता है। बाकी आप बेहतर जानते हैं, आप हाकिम वक़्त। कि क्या ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको इतना अभी एक्सप्लेन भी, अभी इसकी बहुत सी बातें शायद सामने आनी है, लेकिन पैसे हमने उधार लिए, कर्ज लिया उसकी वैक्सीन के लिए, वो भी अब प्राइवेट अस्पतालों में भी, मेरी आज मैंने पता किया था एक हॉस्पिटल से वहाँ नहीं है। कहाँ भाई साहब, असद उमर साहब के मुताबिक 4500 पाकिस्तान में ना इस वक्त लोग वेंटिलेटर सांस के मसले का शिकार है, और ये 30% ज़्यादा हैं पिछले जून के मुकाबले, 30% ज़्यादा है। पूरा रीजन फंसा हुआ है। 300 लोगों की डेली डेथ है ईरान में और 1600 की इंडिया में। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया, जैसा भट्टी साहब ने कहा, हमारे रीजन में। और ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ अभी तक ये बहस चल रही भी SOPs पे अमल करो, SOPs। भट्टी साहब कह रहे थे ना मैंने कि जी 800 लोग जख्मी हो गए, तो आपने भी ज़रा डिफेंड किया। तो मैंने कहा ये पुलिस, मैं मास्क ना लगाऊँ तो मेरे से तो 200 रुपये छीन लेती है। तो आपने क्या किया? लोगों को एजुकेट नहीं किया, लोगों को हेल्थ की फैसिलिटी नहीं दी। तो अब इतना मुश्किल हो गया लोगों को ये समझाना कि यार ये आपका दुश्मन है, इससे बचें, इससे बचें। अभी आपने सारा डाटा देख लिया है कि यहाँ पे तकरीबन 95% जो है ना ऑक्यूपाइड कर गए हैं सांस का, जो लोग बेचारे। और अभी तक मेडिकली अमेरिका में भी ये प्रूवन है कि जो वेंटिलेटर पे गया शायद वापस नहीं आया। ये बड़ा सीरियस एक मैटर और भी बड़ा, ये जो हमारी रेगुलेटरी रिजीम हमने जो बनाई है, मतलब ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई, हमने पेमरा बनाई, हमने नेपरा बनाई, उसके बारे में तो जो रिपोर्ट आई है उन्होंने कहा यार मेहरबानी करके बंद कर दो। ये हमारे अबू बकर खुदा बख्श साहब की रिपोर्ट थी किसी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के बारे में। तो ये जो जेनेरिक दवाइयाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शुरू की थी कीमतों को कम करने के लिए, आज हमारी बड़ी बहस भी हुई इस पर। मलिक साहब, शेख रशीद साहब थे वज़ीर सेहत। शेख ये वाले शेख रशीद नहीं थे, वो नहीं, वो सोशलिस्ट थे, बाबा सोशलिज्म थे। तो अब ये मामला है कि यहाँ जो मेरी माहिरीन से बात हुई है, आपने भी सुनी कि जी यहाँ अगर 600 फैक्ट्रियाँ हैं तो 500 जो है उस पर आप रिलाई नहीं कर सकते। और जो इंतहाई सेंसिटिव या ख़तरनाक बीमारियों की अद्वियात हैं, अब यहाँ क्या रेगुलेटरी रिजीम ही नहीं। और हम जिन लोगों से बात कर रहे थे, आपको अंदाजा है कि इस फील्ड के जाने माने लोग हैं। भट्टी साहब आप बोले, मैं बाद में। भाई साहब, कोई भी अदारा पाक अवाम की फलाह बहबूद के लिए और कानून पे इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया जाता है। बदकिस्मती है, पाक फौज के अलावा कोई अदारा चाली सही नहीं रहा, क्योंकि पाक फौज में भी एक तरीका है, सियासी अमल दखल नहीं होना चाहिए प्रमोशन का। आप जिसको चाहें वजीर लगा दें, वो अख्तर एक हुसैन आप लिखते हैं, कहते हैं। तो आप अदारे बनाते हैं अवाम की फलाह बहबूद के लिए। जब मेरिट भी नहीं होगा, कानून पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा, अगर कोई जैली मेडिसिन बना रहा है पकड़ो, जैली पानी बना रहा है पकड़ो,
इम्प्लीमेंटेशन जो उन्होंने लिखा आज कहा है कि जी साल्ट का नाम लिखा जाए, एक मेडिसन 200 रुपये की गोली है, एक वही साल्ट की 25 रुपये की आप साल्ट लिखे भाई, अगर वो जाली ना बने वो शोर करे। अगर फैक्ट्रियाँ म्यार पे नहीं हैं तो एक डिपार्टमेंटल है ना उनको कंट्रोल करने के लिए, वो मंथली ना लें, उन पर इम्प्लीमेंटेशन कराए, वो चीज़ें अच्छी बने, मुनासिब बने। नहीं मतलब अभी हम बात कर रहे थे जी जहाँ पे रेगुलेटर कोई नहीं है, अगर क्वालिटी कंट्रोल क्या कहाँ पे होता है। मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ एक बात जो मैं अभी करना नहीं चाहता कि मुझे एक शिकायत मिली कि फ़लाँ घर में किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक के घर में डेटें बदलती हैं, और मुझे बाकायदा हमसायों ने बताया, यकीन करें। यार फार्मास्यूटिकल पीसी बूरबन में डॉक्टरों के फंक्शन कराते हैं, वो 200 बंदा लेके जाते हैं, की बात करें बैरूने मुल्क लेके जाते हैं, क्योंकि उनकी मेडिसिन लिखे, जो एक मेडिसिन 25 रुपए की है वो नहीं लिखेगा, 200 रुपए वाली लिखेगा, क्योंकि कमीशन। यही चीजें हमें ये फिर इलाज है या मौत का व्यापार है? व्यापार ही समझो फिर। मेरा ख्याल है कि मोती और इसमें अल्टीमेटली मैं आपसे 200% एग्री करूंगा। रियासत को सोचना पड़ेगा, कुछ चीज़ें वो आपको कारोबार से बाहर निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, मैं मलिक साहब वक्त बड़ा कम है, हेल्थ नहीं हो एक मैं बात बता सेहत, मैं लास्ट फिक्रा कह दूं, सेहत को आप कारोबार नहीं बना सकते, तालीम को आप कारोबार नहीं बना सकते। ये रियासत के लिए चैलेंज है, सोचना पड़ेगा। दो बड़े नतीजे जो निकले हैं कोविड के बाद, अभी कोविड का अजाब गया नहीं है, बहुत कुछ सिखा के जाएगा। दो चीजें हैं जिसे इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। आप दुनिया की सबसे आला तरीन इन्वेस्टमेंट कौन सी है? जो आप अपने इंसानों में करते हैं, उनको तालीम देते हैं, उनकी सेहत बनाते हैं। क्यूबा ने किया ये क्यूबा ने किया और सक्सेसफुली किया, और मुल्कों ने भी किया। तो ये सबक है, इसको सीखें, इस पे बात करें, और ये जो है ना ल्यूक्रेटिव पोस्टिंग पर लोगों की अपॉइंटमेंट बंद कर दें, ये फ्रॉड खत्म कर दें। ये ज्यादा देर बड़ी साहब चलेगा नहीं। आप लोग जो है तंग 70 साल से तो चल रहा है, अल्लाह करे रुक जाए ये फ्रॉड। देखिए मलिक साहब, योर फाइनल कमेंट। देखिए वही बात है, अल्टीमेटली आप फैसले का टाइम आ गया पाकिस्तान की रियासत के लिए कि आप कम से कम तालीम सेहत को इसको कारोबार से निकालें। रियासत अपनी जिम्मेदारी दो, और ये मैं नई बात नहीं कर रहा, 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेरा आईनी हक है कि सेहत और तालीम मुझे रियासत। हम यही कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो 1973 का था उसमें जो पॉलिसी हैं उन पर अमल करें। आप हक़ हुक्मरानी पे तो अमल कर लेते हैं, मगर हमारे हकूक़ पर अमल नहीं करते, तो ये खेल और फ्रॉड नहीं चलेगा। और इंशाल्लाह हमें अल्लाह बेहतरी की तौफीक अता फरमाए और मुल्क का अमन व अमान दोबारा से बहाल हो। इजाज़त दें, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।